नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामाजिक अध्ययन के क्लास में। साथ ही ये फोर्थ सेमेस्टर का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास है, जिसमें कि आज हम लोग तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई और किस किस ने इसकी अध्यक्षता करी। आखिर इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था, गांधी जी ने इस पर क्या टिप्पणी किया है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो शुरुआती का दौर है, इसमें कैसे स्टार्ट होता है, इस पे लोग किस प्रकार से कमेंट करते हैं, कुछ अंग्रेज होते हैं जो इसको बोलते हैं तुच्छ लोगों का समागम है, यह सारी बातें बोला जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस किस समूह का एक तरह से गठन था, इस पे पूरा हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। ये आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में ही नहीं, साथ ही जिस प्रकार से हम आपको एसएसटी पढ़ाते हैं वो आपके चाहे सुपर टेट का एग्जाम दें, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दें, चाहे सीटेट का एग्जाम दें, साथ ही जहां पे भी सामाजिक अध्ययन आता है आपको बहुत ही ज़्यादा यह सेशन इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में एसएसटी साइंस मैथ पढ़ाया था, उसी प्रकार से हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में भी मैथ, साइंस और एसएसटी पढ़ाएंगे। मैथ हमने पढ़ा दिया है, सेकेंड सेमेस्टर का भी फोर्थ सेमेस्टर का भी प्लेलिस्ट में आ जाइए देखिए। और साथ ही अगर आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है भविष्य में, तो आप प्लीज़, आपसे विनती है कि आप प्लेलिस्ट में आइए। यूपी टेट के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री दे दिए गए हैं आपको प्लेलिस्ट में। सारे सब्जेक्ट, मैथ के 70 क्लास, ईवीएस के 70 क्लास, हिंदी के करीब करीब 100 क्लास हैं, जिसमें टेस्ट भी सम्मिलित है और पूरा बेसिक क्लास भी शामिल है। अभी हिंदी के मैराथन भी चल रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले। अब इसको हम 12 तारीख से फिर कंटिन्यू करेंगे, मैं हिंदी वाला, लेकिन यह वाला पहले चल रहा है तो एसएसटी खत्म कर लेंगे, फिर इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का एसएसटी स्टार्ट करेंगे। और साइंस के लिए घबराइएगा मत, साइंस भी खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बना। आपसे एक विनती जरूर होती है, प्रार्थना होता है कि आप इस फैमिली को एक ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो जरूर शेयर किया करें साथी, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। खुद कोई नहीं चाहता कि हमारी फैमिली बड़ी ना हो, तो आप अपनी फैमिली को बड़ा करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है आपको हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल इतना बिजोड़ क्लास दे देना कि शायद उससे बाहर एक भी प्रश्न न टपके। ये पूरी चैलेंज है, पूरा हम आपको खुला चैलेंज देते हैं एग्जामिनर को भी, इससे बाहर कोई प्रश्न दे ले हम ओवरव्यू पूरा एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि कभी बाहर न जाए। देखिए साथी, पहले अब राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद कल एक क्लास आएगा, जितने इसमें अधिवेशन हुए होंगे सबके ऊपर एक क्लास बना देंगे। जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में था वही हम यहाँ पे लगा देंगे, आप देख लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात था। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय यानी एन, इसको हम क्या बोलते थे, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। यह अब अगर देखेंगे तो अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है। इसमें इंदिरा गांधी के समय यह टूट गया था। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई जब इसमें विघटन हुआ था साथी, उसमें तो आपको पता है कि 2 भागों में टूटा था, है ना। बहुत ज़्यादा एक तरह से मोरारजी जो देसाई थे 1978 में इसी का फायदा उठाते हैं, 77 में इसी का फायदा उठाते हैं और एक गैर कांग्रेसी दल से जीतते हैं। 1977 के बाद जो जिस पार्टी से वो जीते थे उसी का नाम 1980 में बीजेपी रख दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें याद होना चाहिए आपको। और आपको पता है कि एक राजनीतिक दल है कांग्रेस, जिस पे गांधी जी ने टिप्पणी किया था, या इसका मकसद था कि आज़ादी दिलाना, और आज़ादी होने के बाद यह दल खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यह दल खत्म नहीं होता है, बल्कि एक राजनीतिक का रूप ले लेता है, जो कि आज हम लोग देख पा रहे हैं। इसकी स्थिति बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अभी फिलहाल पिछले लोकसभा के चुनाव में साथी यह 44-45 ही सीट जीत पाया था हमारे पूरे लोकसभा के 552 सीटों में से। आप सोच सकते हैं इसकी स्थिति किस प्रकार है। वैसे प्रेजेंट की बात करें तो हमारे लोकसभा में 543 सीट है। 543 में से भैया आप 10%, मतलब कि 545 है, 545 का अगर 10% निकालेंगे तो 45 कितना आ जाएगा, 54 आएगा, 54 के आसपास आएगा ना भाई। तो 54 सीट भी इनके पास नहीं है। इस वजह से साथ ही यह विपक्षी पार्टी भी एक नहीं है, कह लीजिए। विपक्ष में पार्टी होना चाहिए, कम से कम 10% सीट चाहिए होता है पूरे लोकसभा के चुनाव का, तब जाके वह विपक्ष में कोई पार्टी बन पाती है। इस समय हमारे लोकसभा में विपक्ष का कोई पार्टी नहीं है, इसी वजह से बीजेपी देख रहे हो किस प्रकार से हालत है। इसके बाद साथी अगर आगे चलते हैं कांग्रेस की स्थापना को लेकर, तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। लिख लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, यह बात आप याद रखेंगे। लेकिन यह नहीं कि इसके पहले इस संस्था का कोई और नहीं नाम था, इस संस्था का एक और नाम था इसके पहले, हम अभी बताते हैं साथ ही इसका, है ना। साथ ही इसके बाद क्या होता है, इसकी स्थापना किसने किया तो बता देंगे, ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज था साथी, ए.ओ. ह्यूम ने इसका स्थापना किया। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य हुआ करते थे।
उसी के साथ साथ ही दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, लिख लीजिए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा और एओयूम, इन तीनों ने मिलकर साथ ही इस संस्था का स्थापना किया। साथ ही जो दादा भाई नौरोजी थे यह इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बैठने वाले पहले भारतीय हैं, मतलब भाग लेने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद साथ ही आगे बढ़ते हैं तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई है, याद रखेंगे। जैसे ही आज़ादी मिलती है भारत को, यह गांधी जी का कहनाम था, इसका मकसद यह है कि जितना मतलब पहले यह था साथ ही जो यह जितने भी पढ़े लिखे लोग थे इस संस्था में भाग लिए थे। इनका मूल उद्देश्य था कि पढ़े लिखों को जोड़ना और हर जगह जगह सबको एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से सबको जागरूक बनाना कि हमको आज़ाद करना है, हमको आज़ाद दिला, हमको आज़ादी चाहिए, इसको लेकर जागरूक करना। तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद साथ ही भारत की यह प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन के उभरी। आपको पता होना चाहिए साथ ही अगर बात किया जाए इसमें 2014 तक 16 बार नहीं 16 आम चुनाव में यह कांग्रेस जो है अपनी बढ़त बना के रखी थी, यानी कि जिस 16 बार में से 6 बार जो है साथी 16 बार आम चुनाव जो हुए थे 6 बार तो ये पूर्ण बहुमत से जीती। ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात करेंगे साथी, आज से लेकर कल तक, मतलब जब से इसका स्थापना हुआ था कितने लोग भाग लिए थे सब, लेकिन सुनते चलिए 16 बार पूरा आम चुनाव हुआ। अगर आज के डेट में बात करें मतलब 2014 तक बात करें तो 16 आम चुनाव हुए थे। जब 1947 से 16 आम चुनाव का मतलब जो हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है उसी की बात करें भाई। 16 आम चुनाव में अगर बात करें साथी तो 6 बार या पूर्ण बहुमत से जीती थी कांग्रेस जो है, 6 बार पूर्ण बहुमत से जीती थी और 6 बार जो प्रधानमंत्री थे हम बताते हैं, इसमें 7 पीएम बनते हैं हमारे। अभी तक पूरे कांग्रेस के काल में जब से भारत आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की तरफ से कितने पीएम बने? 7 पीएम बने, याद रखना। 16 आम चुनाव में 6 बार तो ये पूर्ण बहुमत से जीता है और 4 बार गठबंधन से जीता है, 4 बार गठबंधन से जीता है, यानी 16 आम चुनाव में 6 4 10 बार तो यही जीता है। यानी कि हमारे भारत के 7 प्राइम मिनिस्टर केवल कांग्रेस से रह चुके हैं। अभी तक हमारे भारत में 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे पीएम मोदी जी, समझ रहे हैं। और रहीमतुल्ला जो है वो एक तरह से कार्यकारिणी थे, वो एक तरह से हमारे मुख्य जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज थे उनको बनाया गया था 2 बार, उनको छोड़ दीजिए। इस तरह देखें तो 14 प्राइम मिनिस्टर हमारे पूरे भारत में बने, 14 में से 7 तो केवल कांग्रेस से ही थे। कौन कौन थे भाई, लिख लेना। पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ही थे जो कि 1947 से 1964 तक थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, यह इलाहाबाद के निवासी होते हैं, इनके पुत्र भी जीवित हैं साथी। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक रहते हैं, ताशकंद समझौता 1966 में जाते हैं, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी 2 कार्यकाल के लिए आती हैं, इनको गूंगी बुढ़िया के नाम से जाना जाता था, गूंगी गुड़िया, बुढ़िया नहीं गुड़िया, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बोल नहीं पाती थी। 1947 से 1964 तक ये लगातार रहती हैं। इसके बाद 1980 से 1984 तक रहती हैं। यह आगे भी रहती लेकिन इनका इसी जगह एक सिख सिपाही, इनके ही एक अंगरक्षक थे सिख सिपाही, कुछ कारणवश इनको एक तरह शूट कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे इनकी मृत्यु होती है, इनके पुत्र राजीव गांधी जी 1984 से 1989 तक फिर यह बनते हैं साथी राजगद्दी पे, मतलब आते हैं, मतलब पीएम बनते हैं। ये कौन से नंबर के पीएम होते हैं कांग्रेस से? तो बोलेंगे पहला थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा थे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे साथी, इनका भी उसी प्रकार से हत्या किया गया था तमिलनाडु में जिस प्रकार से इनकी माँ की हत्या किया गया था साथी, सेम उसी प्रकार से। लेकिन वहाँ पर सिर्फ यह चेंजेस था, इनको पंजाबी कोई मारा था और इनको कोई श्रीलंका का एक पार्टी है साथी उसके द्वारा इनको शूट किया गया था। एक गुड़िया थी, वह खुद बम लेके आई थी, इनके पास इनको पकड़ के बम विस्फोट हो गया था। इनकी कहानी राजीव गांधी की खत्म हो गई थी। इसके बाद पीवी नरसिम्हन राव, आपको पता है 1991 से 86 तक, 1900 मतलब 1991 से 1996 तक 5 साल तक रहते हैं। इन्हीं के समय एलपीजी प्रोग्राम आता है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसी समय वित्त मंत्री हमारे होते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री यहाँ पे होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2004 से लेकर सन 2014 तक लगातार बनते हैं। यह एक तरह से कठपुतली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, शासन तो होता है इंदिरा गांधी के हाथ में। अब यहाँ पे आ जाती है बात पप्पू की। पप्पू बनने का फिराक में तो है, लेकिन पप्पू ही बने हुए हैं, अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड साथी बातें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड अगर बात करें साथी, उसमें 72 प्रतिनिधित्व थे। पहली बार इसकी जो बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी साथी बता देंगे। एक विद्यालय था
पहले बता देंगे 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, है ना। गोकुल दास लिख लीजिए, पूछा जाता है, आप लोग को लिखना होगा साथ ही जब आप लोग मेंस की राइटिंग करेंगे, पीसीएस यूपीएससी की, या फिर आप अपने डीएलएड में लिखेंगे तो ये सब लिखना पड़ेगा अगर थ्योरी में आ गया तो। गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय पहला इसमें मीटिंग हुआ था इसका विश्वविद्यालय साथी। यह मीटिंग कहीं और होने वाली थी, लेकिन साथी वहाँ पे उसमें महामारी एक फैल गई थी, रोग कोई फैल गया था, जिसके कारण 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, यानी कि आज के मुंबई में होता है। उसमें 72 प्रतिनिधित्व थे। तो कांग्रेस द्वारा, मतलब ये अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा इसमें टिप्पणी भी किया जाता था। एक निर्दलीय, एक तुच्छ लोगों की संस्था है ना, इस तरह से बात कहा जाता था इनको। और बाद में साथ ही इसके संस्थापक जो हैं ए.ओ. ह्यूम हैं, आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन, पहला अधिवेशन में बेमेश चंद्र बनर्जी, बंटू बकमा क्यों लिखे भैया? पहला अधिवेशन 1885 में, दूसरा अधिवेशन 1886 में, तीसरा अधिवेशन 1887 में, चौथा अधिवेशन 1888 में। जो पहला अधिवेशन होता है बनर्जी द्वारा, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है? बेमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम होता है? बेमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया जाता है। कलकत्ता अधिवेशन में किया जाता है, याद रखेंगे, बेमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। एक मिनट नहीं भाई, कलकत्ता में नहीं साथी, यह कहाँ किया जाता है? कलकत्ता में होने वाला होता है, लेकिन कलकत्ता में ना होकर यह कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है। बम्बई, बी फॉर बम्बई, इस तरह याद कर लेना है। इसके बाद नरौजी, दादा भाई नरौजी आ जाते हैं 1886 में। दादा भाई नरौजी 3 बार अधिवेशन करते हैं, एक बार लाहौर में और 2 बार कलकत्ता में। 1906 में भी यह 1906 में भी ये करते हैं, 1991 में भी यह करते हैं, 1891 में भी इनका अधिवेशन होता है, 1906 में होता है, 1886 में होता है। 3 अधिवेशन हमारे दादा भाई नरौजी जी का होता है। यह अधिवेशन इनका होता है 1886 वाला कलकत्ता में। इसके बाद साथी आ जाते हैं तैयब जी जो है साथी, यह पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे और पहले पारसी कांग्रेस अध्यक्ष साथी दादा भाई नरौजी थे। याद रखना, यह कहाँ करते हैं भाई? एक मिनट भाई, यह क्या है हमारा? बंटू बकमा। यह तो मुंबई हो गया, और यह बी फॉर क्या होगा? एम फॉर क्या होगा? मुंबई हो गया। के फॉर कलकत्ता, ए फॉर इलाहाबाद, और बी फॉर क्या होगा पता ना? कलकत्ता, अच्छा मद्रास। एम फॉर मद्रास, मुंबई नहीं भाई, बी फॉर बम्बई, एम फॉर मद्रास, जो आज का चेन्नई है। यानी कि जो हमारे तैयब जी थे, इनका जो पहला अधिवेशन होता है 1887 में साथी, याद रखेंगे, जो तैयब जी थे ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये चारों क्रम से हैं, स्टार्टिंग का 4 याद रखना है। तो यह हमारा मद्रास में होता है। आज का मद्रास मतलब आज का जो चेन्नई है उसी को मद्रास कहा जाता था। इसके बाद साथी जॉर्ज यूल आते हैं। जॉर्ज यूल जो होते हैं साथी, यह होते हैं हमारे पहले अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यह होता है साथी, यह उनका अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, जो आज का प्रयागराज है, 1888 में होता है। इसके बाद आपको पता है प्रथम महिला कांग्रेसी अध्यक्ष साथी 1917 में, पता है, एनी बेसेंट होती हैं। इसके बाद बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में महात्मा जी गांधी द्वारा। इसके बाद साथी होता है, आपको पता है कि पहली भारतीय महिला द्वारा जो होता है 1925 में, वह होती हैं साथी हमारे सरोजिनी नायडू जी होती हैं। एक महिला और होती है 1931 में, 1933 में। वो कौन होती है भाई? वो एक महिला, मतलब 3 ही महिला द्वारा इस तरह से कांग्रेस अध्यक्षता किया जाता है। इसके बाद 1931 में आपको पता है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन, आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। 1928 में इनके पिता मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। 1919 में भी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। इस तरह से है, कल कांग्रेस का पूरा अध्यक्षता हम लिखवा देंगे कौन कौन किया। अब ध्यान से सारी बातें सुनते रहिए साथी। अब क्या होता है? गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय साथ इसको लिख लीजिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो है कि यह अधिवेशन होता है। इसके बाद इसकी प्रथम अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं 1885 में। अब प्रारंभिक वर्ष इसका कैसे बीतता है? 1907 में साथी कांग्रेस में 2 दल बन चुके थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल बट जाते हैं। गरम दल के नेतृत्वकर्ता होते हैं लाल बाल पाल होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल। यह लोग इस वजह से इनसे विघटित हुए साथी, क्योंकि इन लोग को तुरंत आज़ादी चाहिए थी। यह आज़ादी की मांग कर रहे थे, पूर्ण आज़ादी की। कैसी आज़ादी? पूर्ण आज़ादी की मांग कर रहे थे। कौन भाई? लाल बाल पाल, यानी कि लाल
बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग पूर्ण आज़ादी की मांग कर रहे थे, यानी पूर्ण स्वराज चाहिए इनको। आपसे पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले किस में कहा गया था, किस अधिवेशन में? तो 1907 के अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना भाई, इस बात को आपको याद रखना है। और जो नरम दल थे साथी, जो नरम दल थे, इनका का नाम था, नरम दल का नाम था कि हमें स्वशासन चाहिए, मतलब कि ब्रिटिश राज में हमको भी कुछ शासन दे दो, हमें भी विधानसभा में जगह दे दो, मतलब उसमें जो संसद था उसमें हमको जगह चाहिए, हम भी अपनी बात को रख सकें, अपने गांव समाज की जो बुराइयां हैं उसे हम रख सकें। तो नरम दल यह चाहता था, नरम मतलब कि बिल्कुल विनम्रता से सारी चीजें करता था, है ना। और जो यह लोग थे उग्रवादी के रूप में थे, मतलब उग्रवादी नहीं कहेंगे, हमारे देश के हित में ही सोच रहे थे, पूर्ण स्वराज चाहिए उनको, पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, इनका कहना यह था। तो याद रखेंगे पहली बार स्वराज की मांग 1907 में किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता साथी, उसी समय पहली बार झंडा फहराया गया था 1930 में। 1930 में कोई कांग्रेसी अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखेंगे। इसके बाद जो नरम दल था, नरम दल में कौन कौन थे साथी, याद रखेंगे, नरम दल में कौन कौन थे आपको पता होना चाहिए। अभी नरम दल में कौन कौन थे बता सकते हैं? जैसे कि बताइए, हाँ, नरम दल में कौन कौन थे? हाँ भाई, नरम दल में कौन कौन थे, या कौन बता सकता है? देखिए, पहले हमने बता दिया, दादा भाई नौरोजी थे, और मतलब ये लोग तो हमारे कह लीजिए फिरोज शाह मेहता जी थे, है ना, कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले भाई वो भी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे साथी, वो 1907 के और 1908 का दोनों अधिवेशन यही करते हैं। 1906 का अधिवेशन तो दादा भाई नौरोजी करते हैं, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, यह सभी लोग नरम दल के साथी क्या थे? एक तरह से नरम दल के पक्ष में थे, नरम दल के यह व्यक्ति थे, और यह इनका सीधा मांग था कि हमें स्वराज चाहिए। अब इसी को हम देखते हुए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी जी उस समय वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद आपको पता है चंपारण आंदोलन होता है, फिर मिल मजदूर आंदोलन होता है, फिर असहयोग आंदोलन होता है, इस तरह से आंदोलन बढ़ती चली जाती हैं, और गांधी जी हर आंदोलन में विजयी होते हैं। बाद में जो असहयोग आंदोलन था साथी, उसमें हार जाते हैं, चौरी चौरा कांड होता है, और हमारे गोरखपुर में, उस सब की बात हम करेंगे अलग से, बस आज कांग्रेस के विषय में। साथ ही इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि 1916 में एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक साथ में करते हैं, अलग अलग जगह, एक लोग लखनऊ में, एक लोग कानपुर में, और उसमें दोनों लोग को मिलाने की बात होती है। अब दोनों दल फिर से एक हो जाते हैं, दोनों दल यहाँ पे एक होते हैं, उसी की जो हमारा होम रूल, उसे कहते हैं होम रूल लीग अधिवेशन अध्यक्षता, होम रूल लीग की स्थापना उसी समय कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन में अगर एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक है, दोनों को लगाएंगे। और इसमें यह मांग किया गया था, दोनों पक्ष मिलकर, नरम दल गरम दल एक होकर, इसमें यह मांग किया गया था कांग्रेस से, मतलब कि अंग्रेजों से, कि भैया हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि खुद आधा राजपाट हम चलाएंगे, एक तरफ आधा आप देखो, मतलब आधा का मतलब ये नहीं कि बंटवारा ना, कुछ चीजें आप स्थापना करो, मतलब कुछ चीजें पर आपका हक होगा, कुछ चीजों पे हमारा हक होगा। पूर्ण स्वराज नहीं दे सकते तो कम से कम डोमिनियन स्टेट दो। लेकिन बाद में 1931 में यह कहा जाता है कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, बस पूर्ण स्वराज के आगे कुछ भी नहीं चाहिए। बाद में आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जैसे, भगत सिंह जैसे, और सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, इस तरह से बहुत ज़्यादा उग्रवादी, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि गर्म खून वाले हमारे नेता आते हैं, साथी नेता क्या, हमारे भाई ही रहते हैं, और उनको एक तरह से मतलब बहुत ही इज्जत है साथी उनका हमारे दिलों में। तो 1 मिनट रुकिएगा, फिर आगे पढ़ाते हैं। जितने क्रांतिकारी थे साथी, उनका सिर्फ यही डिमांड था, सिर्फ हमें आज़ादी चाहिए, हमें कुछ नहीं, सिर्फ आज़ादी चाहिए। आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद जी, और आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी साथी, उनका मांग ही था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1938-1939 में उनका खुद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। त्रिपुरा अधिवेशन जब उनका होता है 1938, फिर उसके बाद फैजपुर अधिवेशन होता है। फैजपुर तो गांव का अधिवेशन होता है, जिसमें कि अध्यक्षता साथी गांव का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन, नेशनल कांग्रेस अधिवेशन साथी, फैजपुर अधिवेशन। याद रखना है, ये किसने किया था? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे साथी, याद रखना है, इसको बार बार पूछा जाता है। एकमात्र गांव का अधिवेशन लोग बेलगांव लगा के आते हैं, जो कर्नाटक में है, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था 1924 में, वो नहीं था भाई, है ना, याद रखेंगे। वो फैजपुर का अधिवेशन था, जो कि हमारे मात्र एक गांव का अधिवेशन था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था साथी, याद रखेंगे। अब इसके बाद साथी हम आ जाते हैं कांग्रेस के जन आंदोलन के रूप में, देख लेते हैं कि जन आंदोलन के रूप में यह कैसे उभरा साथी। पर इसमें देखेंगे 1914 में गांधी जी के भारत आगमन के साथ, 1914 में 1915 में गांधी जी जब भारत आते हैं,
और बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है। चंपारण आंदोलन होता है, उसमें जो तिनकटिया प्रणाली होती है, इसे तिनकटिया आंदोलन भी कहते हैं बिहार में। आपको पता है कि उसमें यह जाकर उनको जीत दिलाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था 1/3 पर आप जो है कि हमारे कहने से नील उगाओगे। नील तो उगाओगे ठीक है, लेकिन उसका जो भुगतान होता था वो पूरा देते भी नहीं थे। उनके कहने से फसल भी उगते थे, हमारे ज़मीन भी खराब होते थे, ऐसे फसल हुआ करते थे। साथ ही नगदी फसल से क्या होता है, हम उर्वरक बहुत कम हो जाता है। जो नगदी फसल का मतलब जो खाया नहीं जाता, जैसे गन्ना हो गया, चाय पत्ती हो गया, नील हो गया, है ना, यह सब नगदी फसल हैं। इनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है हमारे लाइफ में, इनको बेच कर ही पैसे कमा सकते हैं। तो चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में, गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में। उसके बाद इन पे जीत मिली, अंग्रेज माने भी। उसके बाद दूसरा होता है खेड़ा आंदोलन साथी। यह खेड़ा आंदोलन के बाद तुरंत मिल मजदूर आंदोलन हो जाता है 1918 में ही। इसमें जितने भी भारतीय एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था साथी। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जन समर्थन इसमें मिला था गांधी जी को, और उसी जगह से गांधी जी फेमस हो गए, क्योंकि गांधी जी जितना अध्यक्षता करते जा रहे थे सब में उनको जीत मिलती थी। और गांधी जी के बलबूते आज पूरी दुनिया साथी जीत, मतलब एक तरह से पूरा भारत, मतलब पूरा दुनिया भी उनके नाच करता है, दुनिया की बात कर लो। अब 1919 में साथी जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, घबराने की बात नहीं है। 1919 में, उस समय पता है बैसाख का दिवस था साथी, उसमें रॉलेट एक्ट आया था अंग्रेजों द्वारा, आपको पता है, जनरल ओ डायर द्वारा, उसको बाद में मार दिया जाता है। बताएंगे उसकी कहानी पूरा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी कांग्रेस के महासचिव बने। आपको पता होना चाहिए गांधी जी कब कांग्रेस के महासचिव बने, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। जब जलियांवाला बाग जो सारी नरसंहार हो जाता है, उसके बाद गांधी जी की आंख खुल जाती है। गांधी जी अभी तक अंग्रेजों को भगवान समझते थे कि ये किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन जब यह देख लेते हैं इतना ज़्यादा खतरनाक मंजर, तो गांधी जी के मन में भी कांग्रेस के प्रति, मतलब अंग्रेजों के प्रति एक तरह से पीड़ा जग जाती है, दुर्भावना जग जाती है, और उनको मतलब कि कुछ न कुछ करके उनके प्रति जो है कि अलग सा भावना उत्पन्न हो जाता है। उनके मार्गदर्शन में साथी कांग्रेस कुलीन वर्गीय, मतलब कि कांग्रेस अभी तक क्या था, एक वर्ग को लेकर चल रहा था, लेकिन अब क्या था, कांग्रेस में सबसे बड़ी चालाकी यह हुई साथी, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए। इस वजह से अंग्रेज इसको खत्म करना भी चाहते थे तो खत्म नहीं हो पाता था, क्योंकि हर वर्ग इसके साथ थे। अब देखें ना, पहला था बनर्जी, दूसरे थे नरोजी जी, अधिवेशन किए थे 1886 में। नरोजी जो थे पारसी अध्यक्ष थे, इसके बाद मतलब मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, तो इसके बाद अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्जियल। इस तरह से सारे जात के, सारे कास्ट के लोग इसमें धीरे धीरे सम्मिलित होते गए, और इसका 72 से 72 लाख हमारे साथी इसमें जुड़ गए, यानी कि हमारे उस समय पूरे भारतीयवासी इसमें जुड़ते चले गए। इस वजह से कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जन समुदाय संस्था बना दिया गया गांधी जी द्वारा। तत्पश्चात राष्ट्रीय जो नेता थे साथी, एक नई पीढ़ी आई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत लोग शामिल हुए साथी। आपको पता है 1901-2 में जब सुभाष चंद्र बोस जी पहले INC का मतलब कि पेपर जब क्लियर किए थे, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, दूसरा रैंक आया था, तो वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। INC का मतलब साथी, सॉरी क्या बोला जाता है, जो उस समय UPSC का एग्जाम होता था, वो पहले दूसरे रूप में कराया जाता था, इंग्लैंड में कराया जाता था, तो वो दिए थे, दूसरा रैंक आया था, बाद में से छोड़ देते हैं, कहें कि भैया इससे अच्छा है गुलामी यहाँ रहकर करने से अच्छा है कि हम अपना टैलेंट अपने भारतवासियों के लिए लगाएं। बस उसी का कार्ड यह था, जब यहाँ पे आते हैं तो उनको 6 महीने का तुरंत जेल होता है, बाद में पकड़े जाते हैं, किसी क्रांतिकारी के रूप में तो थे ही, कुछ अलग सा किए और इनको पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। तो 6 महीने का जेल सबसे पहले हुआ था हमारे सुभाष चंद्र बाबू जी को, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। गांधी जी के नेतृत्व में साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठी थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी निर्माण होता है। कांग्रेस में सभी पदों को एक तरह से, कांग्रेस में सभी पदों के लिए फिर से चुनाव स्टार्ट हो गया। पहले चुनाव नहीं होता था, जो भी अध्यक्ष बना दिया जाता था, लेकिन अब चुनाव होने लगा। जो चुनाव में जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग जनता थी वो जीतता था। इसी का कारण था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी द्वारा, गांधी जी में दोनों लोग में बहस हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी जो है INC को छोड़ देते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1942-43 में साथ ही ये पता है चले जाते हैं जर्मनी से जापान, वहाँ पे अपनी सेना बना कर लेके आते हैं आपके अंडमान निकोबार से चढ़ाई करते हैं। बाद में पता चलता है गायब हो जाते हैं, एक द्वीप होता है उसी जगह, आपको पता है कि रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से रखा गया है अंडमान निकोबार में, है ना। ये सारी बातें होती हैं। फिर इसके बाद वहाँ से पता चलता है कि एक हमारे सुभाष चंद्र बोस जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, लेकिन बाद में पता चलता है कहीं से इनकी आने की भी सूचना मिली थी, एक तरह से इनकी मृत्यु का कोई सूचना न था। जिस प्रकार से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु का कोई पता न चला, कैसे इनको, मतलब आज गए और कल मृत्यु हो गई, कैसे मरे,
है ना। तो यह बातें नहीं पता चली। यही जो दोस्तों जो कार्यवाही के लिए भारतीय भाषा का इसमें प्रयोग हुआ, जो कांग्रेस में यहीं पर कार्यवाही के लिए भारतीय भाषा का यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सामाजिक समस्याओं को हटाने के प्रयत्न भी किए, जिनमें कह लीजिए छुआछूत था, पर्दा प्रथा था, एवं एक तरह से कह लीजिए कि सती प्रथा था, है ना। एक तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जिसको ये जैसे कि जो धूम्रपान हुआ करता था वह सब इसमें हटा दिया गया, जिससे कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है एक तरह से एक सही डायरेक्शन में जा सके और इसमें सही काम हो सके। यह सारी बातें थी जो कोई उंगली न उठा सके इस पर। ये सारी बातें थी कांग्रेस अधिवेशन साथी, यही था इसका पूरा जो हमने जड़ से मतलब जड़ से चेतन तक आपको बता दिया। इसमें जितनी अध्यक्षता हुआ है कल एक वीडियो लगा देंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पर नरसंहार जो हुआ था उस पर बनाएंगे, फिर असहयोग आंदोलन पर बनाएंगे। इस तरह से सब कुछ आपको पढ़ना है इसमें डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, तो पूरा आपको पढ़ाते चलेंगे ऐसे ही जैसे हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए और शेयर करिए। एग्जाम बहुत दूर नहीं है भाई। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ भी हमने खत्म कर दिया है, उसको देखिए। जैसे यह लगभग खत्म हो जाएगा हम साइंस स्टार्ट कर देंगे। साइंस मात्र 4 या 5 दिन में खत्म करेंगे। बिल्कुल आप स्वतंत्र रूप से पढ़ते रहिए मस्त तरीके से, बस शेयर कर दीजिए और भाई बहन इसमें जुड़ सकें। धन्यवाद।